हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बादशाहनामा, जो कि लिखा हुआ किसके बारे में है? शाहजहां के बारे में। तो इसको डिस्कस करते हैं। बादशाहनामा जो है वो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था। अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? तो अबू फजल यानी जिन्होंने अकबरनामा लिखा था उनके डिसाइपल थे। और जब बादशाह शाहजहां ने जब सुना कि ये बहुत फेमस है या फिर इनका भी टैलेंट अबू फजल के जैसा है, तो उन्होंने उनको हायर किया कि वो उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट लिखे या फिर एक बुक लिखे, जिसको उन्होंने नाम दिया बादशाहनामा। अब आते हैं, जैसे अकबर का 3 वॉल्यूम में डिवाइड था ना। पहला 2 वॉल्यूम क्रॉनिकल्स बेस्ड था, जिसको हम लोग कहते हैं डाइक्रॉनिक, और जिसमें पॉलिटिकल इवेंट्स नोट किया गया था। और थर्ड जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड था, जिसको कहते हैं सिनक्रॉनिक। उसमें बहुत सारा अलग अलग एस्पेक्ट भी कवर था। तो वैसे ये भी 3 वॉल्यूम में था, लेकिन पहला उसमें हमने क्या देखा था कि इसमें डिफरेंस मैं आपको बताते चल रही हूँ अकबरनामा बादशाहनामा के बारे में। तो पहला जो हमने देखा था, तो डिफरेंस ये है कि पहला जो उसका वॉल्यूम था वो हमने देखा था कि एडम से स्टार्ट करके लाइफ 30 ईयर्स के अकबर का कवर किया था, फिर 30 ईयर्स से 46 ईयर्स, एंड देन आफ्टर दैट जो भी टाइम पीरियड बचा था उसका। यहाँ पे क्या था कि हर चीज को डिवाइड किया गया था। हर वॉल्यूम में 10-10 साल को कवर किया गया था। तो यानी कि 3 वॉल्यूम कवर किया गया था और हर में एक डिकेड कंप्लीट किया गया था। तो पहला जो उसका 20 साल था वो लाहौरी ने ही कंप्लीट किया था, अब्दुल हामिद लाहौरी। लेकिन क्योंकि उनका एज बहुत ज्यादा हो गया था तो वो थर्ड क्रॉनिकल्स को या फिर थर्ड पार्ट को नहीं लिख पाए थे। और इसका ऐसा होता था कि कोई भी बुक जो लिखने के बाद तुरंत पब्लिश नहीं किया जाता, तो उसको देखा जाता था कि क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते थे। तो उसको रिवीजन यानी उसका रिवाइज जो किया गया था वो किया था सदाउल्लाह खान। सदाउल्लाह खान कौन थे? शाहजहां के वजीर थे। वजीर मतलब जो एक मंत्री बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, जैसे नरेंद्र मोदी के अमित शाह हैं वैसे। तो वो देखे कि वो क्या लिखा जा सकता है और क्या नहीं। फिर थर्ड वॉल्यूम जो था वो किसने लिखा था? वारिस ने। वारिस क्यों लिखा था? क्योंकि जो अब्दुल हामिद लाहौरी थे उनका एज बहुत ज्यादा हो गया था और वो थर्ड पार्ट कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। अब तो हमने ये देख लिया कि बादशाहनामा और अकबरनामा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो हमें इनके बारे में पता कैसे चला, क्योंकि हम तो ये जनरली जो लिखा गया था स्टार्टिंग बाबरनामा वो लिखा गया था टर्किश में, बाद में उसको कन्वर्ट किया पर्शियन में। तो जो कि बाबरी जो था वो टर्किश था, और जो फिर बाबरी यानी बाबरनामा आया वो आपका पर्शियन था। तो हमें कैसे पता चला? क्योंकि हम लोग तो ये हमें पता चला जब ये इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट हमें पता था लेकिन कुछ कुछ पार्ट हमें उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। और हमारे हिस्ट्रीज के बारे में बाकी लोगों को कैसे पता चला? तो ये जब यूरोपियंस आए तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद अपने कंट्री ले गए, और हमारे कंट्री के थ्रू वो अभी भी बहुत से जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके के या यूएस के, उसमें हमारे बुक को, रामायण और महाभारत के बुक के एग्जाम्पल से उन्हें लेक्चर्स दिया जाता है कि कैसे क्या करना चाहिए। लाइक हमारे जो इंसिडेंट हुए थे उसको वो, जैसे हम अभी एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं ना, कोई कोई पर्टिकुलर परसेप्ट्स क्या क्या थे, वैसे ही वो लोग भी वो सारे एक्सप्ट यूज करके अपने कॉलेज या फिर टॉप यूनिवर्सिटीज में बच्चों को या स्टूडेंट्स को प्रीच करते हैं। अब आते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्यों यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को पढ़े? क्योंकि ये बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है बंगाल का, जो कि ट्रांसलेशन शुरू किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन हुआ था 1784 में, विलियम जोन्स ने किया था। अब इसमें क्या होता था, ये जितने भी बुक्स हैं उसकी एडिटिंग की जाती थी। अपने हिसाब से वो क्या डालना चाहते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स वो इंसर्ट करते थे, उसको प्रिंट करते थे, उसको ट्रांसलेट करते थे। ये याद रहेगा क्या क्या होता था आपको। ये अगर याद नहीं रहा तो भी आपके आंसर्स को इंप्रूव करने में ये हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आप बता सकते हो कि एस्थेटिक सोसाइटी में क्या होता था। कोई बुक है तो ये ब्रिटिश का आदत होता था कि वो सेम टू सेम नहीं कॉपी करते थे, वो अपना पॉइंट डालते ही डालते थे। तो वो एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद प्रिंट तो जरूरी है, क्योंकि बुक तो ऐसी सॉफ्ट कॉपी में नहीं पढ़ा जा सकता, तो उसको प्रिंट करते थे। और क्योंकि वो पर्शियन और या तो अरेबिक में होता था या टर्किश में होता था या तो पर्शियन में होता था, तो उसको वो लोग लैंग्वेज तो नहीं पढ़ पाएंगे, यानी ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में। ये 3 चीज क्लियर। अब आते हैं कि अकबरनामा को उन्होंने तो 19th सेंचुरी और आते आते मतलब कंप्लीट होते होते तक बहुत सारे वर्जन जो थे अकबरनामा बादशाहनामा का वो एडिट कर लिया था। 20th सेंचुरी यानी अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, जैसे 1910, 1912, 1900 समथिंग अर्ली पार्ट, उसमें उन्होंने अकबरनामा को आधा से मतलब लगभग पूरा ट्रांसलेट कर लिया था। अब इसमें जो मेन थे, किसी की ट्रांसलेट तो बहुत लोगों ने मिलकर किया होगा, लेकिन जो उसके लीडर होते हैं उनका नाम मेन आता है। तो उसके लीडर कौन थे? वो थे हेनरी बेवरेज। तो पूरा ट्रांसलेट कब हुआ था अकबरनामा का? 20th सेंचुरी में। और अगर एडिट किया गया था तो ऑफकोर्स एडिट ट्रांसलेट होने से पहले ही किया जाएगा, ताकि उसके बाद में फिर ट्रांसलेट किया जाए। तो उसको एडिट 19th सेंचुरी में, यानी अकबरनामा और बाबरनामा को 19th सेंचुरी में पूरा एडिट कर लिया गया था, जो वो एडिशन चाहते थे।
उसमें एडिटिंग चाहते थे वो, और 20th सेंचुरी में आते आते वो पहला उन्होंने अकबरनामा को पूरा ट्रांसलेट कर लिया। फिर थोड़ा थोड़ा बाद में उन्होंने बादशाहनामा को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पर अभी तक कुछ ही पार्ट सिर्फ बादशाहनामा के ट्रांसलेट हो पाए, पूरा भी पार्ट ट्रांसलेट नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में मैंने पूरा डिटेल बता दिया, कैसे, क्यों, कब, किस लिए ट्रांसलेट हुआ, किसने किया, क्यों लिखा, क्यों उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं किया, क्यों 2 ही पार्ट लिखा, सिंक्रोनिक क्या होता है, डाइक्रॉनिक क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।